नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज डिस्कस करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 विद रिसेंट अमेंडमेंट्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लॉ कर रहे हैं कैंडिडेट्स, जो भी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, बीए एलएलबी हो गया, एलएलबी है, या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको डिस्कस करेंगे विद केस लॉ। ठीक है, हमारे पढ़ाने का एक ही स्टाइल है कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज बता रहे हैं, उसके साथ हम केस लॉ जरूर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है उसके साथ अगर आप केस लॉ मेंशन कर देते हैं तो क्वेश्चन की मजबूती स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। An act to regulate the employment of women in certain establishment for certain period before and after childbirth। जो ये मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 है, ये रेगुलेट करता है विमेन एम्प्लॉयमेंट को कुछ सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए, वो चाइल्ड बर्थ से पहले या चाइल्ड बर्थ के बाद, दोनों को ये रेगुलेट करता है, दोनों पीरियड को। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है और कुछ अदर बेनिफिट भी इसमें मिलता है। अब ये समझते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या है। व्हाट इज द मैटरनिटी बेनिफिट? मैटरनिटी बेनिफिट पेमेंट एट एवरेज डेली वेजेज। ठीक है, पेमेंट एट एवरेज डेली वेजेज, absence इन सर्टेन फ्रॉम वर्क बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर जैसे देखिए कोई भी विमेन है, कोई भी इस तरह का केस है, मैटरनिटी बेनिफिट है, इसको हम अगर डिफाइन करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट इज अ पेड लीव ग्रांटेड टू प्रेग्नेंट एम्प्लॉइज टिपिकली बाय देयर एम्प्लॉयर फॉर द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक पेड लीव ग्रांट करता है, जो मैटरनिटी बेनिफिट है एक पेड लीव ग्रांट करता है, किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा ये पेड लीव दिया जाता है, और उसके साथ साथ कैश बेनिफिट भी मिलता है, मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है, चाइल्ड बर्थ के बिफोर चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, दोनों पीरियड में। इसे ही मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, हमारे नोट्स में जो भी मेंशन है बिल्कुल एकदम ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन है। इसको आप एक एक चीज नोट करके अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। आज आप इस नोट्स में छेद कीजिए, कल आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है, वेयर डज इट अप्लाई, ये अप्लाई कहां होता है? सेक्शन 3 में मेंशन है। ऑल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग माइनिंग जो होता है, फैक्ट्रीज में, और जहां प्लांट होते हैं, बड़े बड़े संयंत्र चलते हैं, बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहां ये अप्लाई किए जाते हैं। मतलब ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडरी जितनी कंपनियां होती हैं उसमें ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और ये चाहे माइनिंग हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे प्लांट हो, इस तरह की यूनिट्स में ये आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। ये याद रखिएगा, सेक्शन 3 ये यहां अप्लाई होगा। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट क्या है? सेक्शन 5, और ये अप्लाई कहां होता है? सेक्शन 3। whom does it apply to सेक्शन 5, मतलब ये किस पे अप्लाई होता है? सेक्शन 5। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। Women should have worked for not less than 80 days in a 12 months from the expected date of delivery। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 12 महीने के अंदर 80 दिन कम से कम काम किया होना चाहिए, पहली शर्त है। ठीक है, नॉट टू women who has immigrated into आसाम और who was pregnant at that time। उस समय, इसमें इसका मतलब क्या है कि उस समय या तो आसाम में अगर कोई लेडी है जो इमिग्रेट हो गई है, आसाम में चली गई है, या फिर अगर प्रेग्नेंट होकर के आसाम में गई है। ठीक है, उस समय अगर प्रेग्नेंट होकर आसाम में गई है तो कंसीडर किया जाएगा। अगर वो आसाम में बिना प्रेगनेंसी के चली गई है
तो उसका मैटरनिटी एक्ट 1961 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। इफ द वुमेन डाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी, थर्ड पॉइंट है, इफ द वुमेन डाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड द चाइल्ड सर्वाइव्स, then employer is liable to pay the full maternity benefit of that period to the child। सेक्शन 7 याद रखना भैया, सेक्शन 7, अगर डिलीवरी के टाइम पे वुमेन की डेथ हो जाती है और बच्चा सरवाइव कर जाता है, बच जाता है, तो मैटरनिटी बेनिफिट उस बच्चे के पीरियड को पूरा कंप्लीट उसके बच्चे तक मिलेगा, उसको उसका मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, उसकी माँ का मैटरनिटी बेनिफिट उस बच्चे को दिया जाएगा। बट इफ चाइल्ड डाइज देन द बेनिफिट इज कैलकुलेटेड अप टू द इंक्लूडिंग द डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड। बच्चे की डेथ से पहले तक का पूरा कैलकुलेट किया जाएगा, अगर जब बच्चा खत्म होता है। ठीक है, उसके पहले तक पूरा मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। अब इसके नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नोटिस फॉर मैटरनिटी बेनिफिट सेक्शन 6, एक एक सेक्शन टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज हमने मेंशन किया है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स में, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। नोटिस फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, नोटिस क्या होता है? नोटिस इन राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर या फॉर्म टू हर एम्प्लॉयर। जब आप मैटरनिटी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं तो आपको ये रिटर्न में नोटिस देना होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको नोटिस देना होगा कंपनी को, एम्प्लॉयर को, कि हमें मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए। नेक्स्ट, मैटरनिटी अमाउंट पेड टू हर और टू हर नॉमिनी, या तो मैटरनिटी बेनिफिट उस डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी को मिलेगा या फिर नॉमिनी को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, एडवांस अमाउंट पेड बिफोर लीव, कुछ एडवांस अमाउंट भी पे किया जा सकता है, दिया जाता है। एंड ड्यू अमाउंट पेड ऑन प्रूफ दैट चाइल्ड इज डिलीवर्ड, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ बच्चा पैदा हो गया है, अब जो है आपको बाकी का बेनिफिट दिया जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। इफ नोटिस नॉट गिवन बिफोर डिलीवरी कैन बी गिवन एज सुन एज आफ्टर डिलीवरी। इस एक्ट में बोला गया है कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया है डिलीवरी से पहले तो डिलीवरी के तुरंत बाद भी दे सकते हैं, या फिर इमीडिएट जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। इफ फेल्योर टू गिव नोटिस डज नॉट इंटाइटल टू द बेनिफिट, अगर आप नोटिस देने में फेल हो जाते हैं, आप नोटिस नहीं देते हैं एम्प्लॉयर को मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, तो इंटाइटल नहीं है बेनिफिट पाने के। ठीक है। मेडिकल बोनस की बात करते हैं। मेडिकल बोनस क्या होता है? इफ फ्री मेडिकल केयर नॉट प्रोवाइडेड टू द वुमेन, अगर उसको फ्री मेडिकल केयर वुमेन को नहीं दिया गया है तो उसको 35 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। वर्क इफेक्ट फ्रॉम 19 दिसंबर 2011। ठीक है, 19 दिसंबर 2011 से ये अप्लीकेबल है। अगर उसको बेनिफिशियरी को मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया गया है, मेडिकल केयर बेनिफिट नहीं मिला है, तो उसको अमाउंट 35 रुपए की अमाउंट उसको दिया जाएगा, एक मुश्त। नेक्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ पेड लीव वेजेज एट मैटरनिटी बेनिफिट सेक्शन 9 सेक्शन 12, दो सेक्शन में मेंशन है ग्रांटिंग ऑफ पेड लीव। ठीक है। सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3 में पर्पज ऑफ लीव, ठीक है, इसमें पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है? प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, ठीक है, 12 वीक्स का पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तब ये अप्लाई होगा। नॉट मोर देन 6 वीक्स प्रोसीडिंग डिलीवरी। हाँ, पर्पज ऑफ लीव सेक्शन 9, पर्पज ऑफ लीव ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, जब सिजेरियन से बच्चा पैदा होता है उस केस में ये स्टार्टिंग इमीडिएटली द नेक्स्ट डे से ही आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेक्शन 10, पर्पज ऑफ लीव इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मिसकरेज, मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, पीरियड अप टू द 1 मंथ। ठीक, एज पर अमेंडमेंट नो चेंज। अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 11 में आता है, जो इसमें दिया गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट 1961 का कौन सा अमेंडमेंट है, क्या इसमें बेनिफिट दिए गए हैं, तो वो बेनिफिट जो है आपका सेक्शन 11 में दिया गया है। ठीक है। पर्पज ऑफ लीव नर्सिंग ब्रेक्स, जो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छुट्टी मिलती है मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है,
मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। और उसके बाद ये जो है, इन एडिशन टू द अब्सेंस अलाउड टू हर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेली वर्क एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसमें जो है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2017 को ऐड किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक समरी थोड़ा सा समराइज करता हूं। मातृत्व लाभ गर्भवती कर्मचारियों को आमतौर पर उनके एम्प्लॉयर द्वारा डिलीवरी से पहले और बाद की पीरियड के लिए दिया जाने वाला एक लीव है। ठीक है, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एकदम समरी बता रहा हूं। इसे नौकरी की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने और मातृत्व अवधि के दौरान महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, इंडिया में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, इसके लिए कानूनी ढांचा जो है ये प्रदान करता है, लीगल स्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। इसमें मातृत्व जो लाभ होता है, जो अमेंडमेंट किया गया, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2017, इसमें क्या है, छुट्टी की अवधि को बढ़ाता है। छुट्टी की अवधि बढ़ाई गई। पहले छुट्टी कम मिलती थी, कम पीरियड की थी, अब छुट्टी बढ़ा दी गई है, 12 वीक्स तक कर दी गई है। ठीक है, पहले आई थिंक 9 वीक्स का था, अब 12 वीक्स तक का है। तो ये बेनिफिट इसमें डिफरेंस है। तो आइए हम इसको जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी सीरीज हमारी चल रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ध्यान से पढ़िए। और आगे इसका एक केस लॉ हम डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए, एडिशनल रीजंस फॉर लीव मेंशन इन अमेंडमेंट एक्ट 2017 हो गया। ठीक है, इसमें एडॉप्टिव मंथ्स जो है 12 वीक्स को लिया गया है लीव। ठीक है, अब इसमें कई केस ला हैं। प्रीति सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट 2021, हाई कोर्ट इलाहाबाद का केस है। ठीक है, उसके बाद एक केस और है, साताक्षी मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो एक्चुअली वो अलग से भी पूछ सकता है, या फिर ये फेमस केस ला मान लो कि हर एग्जामिनर को पता होगा, एयर इंडिया वर्सेस नरगेस मिर्जा 1981। ये केस सुप्रीम कोर्ट का है, ये काफी इंपॉर्टेंट केस ला था। इसमें क्या था, इसका थोड़ा ब्रीफ करता हूं। देखिए, 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है, नरगेस मिर्जा वाज एयर हॉस्टेज इन एयर इंडिया। हॉस्टेज की स्पेलिंग गलत है, वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। नरगेस मिर्जा वाज एयर हॉस्टेज थी, ये एयर इंडिया में एयर हॉस्टेज थी नरगेस मिर्जा। जेंडर, इसमें दूसरा पॉइंट था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। उस एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार की पीरियड में इनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का को फेस करना पड़ा। ठीक है, इसमें जिसको कहते हैं भेदभाव। ठीक है, जेंडर भेदभाव, लिंग भेदभाव का इसमें मामला आया। और तीसरा पॉइंट, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 इसमें मेंशन नहीं है, बट 14 और 21 दोनों का आर्टिकल का वायलेशन करता है ये केस। ठीक है, अब देखिए, इस ब्रीफ में आते हैं। दिस इज अ लैंडमार्क केस, सुप्रीम कोर्ट एड्रेस दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट चैलेंज्ड एयर इंडिया सर्विस रेगुलेशंस दैट रिक्वायर्ड फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स टू रिटायर अपॉन, हाँ, प्रेगनेंसी और टर्निंग 35। ये क्या करता है कि इट चैलेंज एयर इंडिया सर्विस, इसने एयर इंडिया सर्विस को चैलेंज किया, इसके रेगुलेशन को, कि कोई भी फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट रिटायर होती है या जो मैरिज होती है तो वो रिटायर कर दी जाएगी, प्रेगनेंसी होगी तो वो रिटायर कर दी जाएगी, उसको 35 ईयर्स को पहुंचती है तो उसको छुट्टी दे दी जाएगी। छुट्टी मतलब रिटायर कर दिया जाएगा उसको ड्यूटी से। ठीक है, ये पॉइंट लेकर के वो नरगिस मिर्जा जो एयर हॉस्टेस थी वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट एयर इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, अब इस केस में डिस्क्रिमिनेशन का पहला प्रॉब्लम था। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम था किसने वायलेशन किया था आर्टिकल 14 को, क्योंकि इसमें इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी को जो है डिस्क्रिमिनेट किया था इसने। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि जो है
इस केस में इसने इसमें आप जो 35 ईयर्स के बाद टर्मिनेट कर रहे हो एम्प्लॉय को, निकाल देते हो, प्रेगनेंसी के बाद निकाल देते हो, या मैरिज के बाद निकाल देते हो, ऐसा नहीं होगा आगे से। तो ये चीज़ मैटर अमेंडमेंट में आया है, अमेंडमेंट 2017 में। ठीक है, अब आगे हम अगला क्वेश्चन आगे की सीरीज में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये केसला आप एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रीफ मैं आपको फिर कर देता हूं इसका, कि जो नरगिस मिर्जा थी वो एयर हॉस्टेस थी एयर इंडिया में। जब उनकी प्रेगनेंसी आई, उनको एयर इंडिया ने बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकाल दिया, कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो एयर इंडिया के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्होंने 2-3 चीजों पे दावा किया। एक तो डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया उनके साथ। ठीक है, आर्टिकल 14 का वायलेशन किया गया, 21 का वायलेशन किया गया। ये केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। ठीक है, तो उनके फेवर में ये केस सॉल्व हुआ था, इसका डिक्री आई थी। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन के साथ आप केस ला लिखेंगे तो उसका एडवांटेज आपको एडिशनल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव है समझ में आना चाहिए। लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, कमेंट से आपकी जो डिमांड होती है, जो हमारी आपके जो सुझाव होते हैं, उससे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब से हम आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।